नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में। देखिए, आईजीएल और एमजीएल ये दोनों कंपनी सिमिलर काम करते हैं और इस कंपनी के पेयर ग्रुप से बात करूँ तो आप देख सकते हैं जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है और जो एमजीएल है, दोनों एक ही कैटेगरीज के हिसाब से है और इस सेक्टर के सबसे बड़े कंपनी है गेल इंडस्ट्रीज। तो गेल इंडिया लिमिटेड जो बेसिकली एक सरकारी कंपनी है और उसके बाद है अदानी टोटल गैस। तो ये सारे कंपनीज को अगर मैं वेरीफाई करके देखूँ तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का जो पी रेशियो है, मतलब जो वैल्यूएशन है, वो इंडस्ट्रीज पी रेशियो के सेम टू सेम है। इसका मतलब कंपनी के वैल्यूएशन वाइज कंपनी सस्ता है। सिर्फ वैल्यूएशन सस्ता होने से कंपनी अच्छा हो नहीं जाता और कुछ पॉइंट्स देखना बाकी है। इस पॉइंट के बेसिस में आपको पता चलेगा कि कंपनी कितना स्ट्रांग है। अगर देखा जाए कि ओवरऑल कंपनी के सेक्टर वाइज सेल्स का ग्रोथ, तो सेल्स का ग्रोथ देखा जाए तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का सेल्स का ग्रोथ है 5.70% और क्वार्टरली, और जहाँ पे सॉरी ओवरऑल इस सेक्टर का टोटल एवरेज है 6.16। मतलब सेल्स थोड़ा सा वीकनेस है, मगर प्रॉफिट में देखा जाए तो 28% इस सेक्टर में नेगेटिविटी है और मतलब नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले, और यहाँ पे इंद्रप्रस्थ का 27% नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले। इसका मतलब एवरेज के हिसाब से कंपनी के सेम टू सेम है। तो कुछ पॉइंट्स कंपनी के अभी भी खासियत पॉइंट है। तो खासियत पॉइंट के बारे में एक बार बात करूँ तो कंपनी पिछली बार जो सेल्स किया था 3,556 करोड़ के आसपास, और इस बार वो करीबन करीबन 3,760 करोड़ के आसपास सेल्स को दिखाया। इसका मतलब सेल्स साल भर में इंक्रीजिंग तो हुआ, यहाँ पे देखने को मिला इंक्रीजिंग तो हुआ। अभी सेल्स के बाद कंपनी के एक्सपेंस भी देखा है तो एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में नहीं रख पाए। इस बार एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इसके चलते हुए कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन वो 390 करोड़ से सीधा सीधा 286 करोड़ बने। अराउंड 110 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। तो कहने का मतलब है, तो प्रॉफिट मार्जिन कम होने के कारण ही क्या कंपनी के ऊपर गिरावट हो रहा है? देखिए, ये भी एक रीज़न है और दूसरा रीज़न ये है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो किसके ऊपर है? गैस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। आप खुद ही देख चुके हैं, जो सिलेंडर बेसिस गैस है, मतलब जो घर में यूज़ करने वाला जो गैसेस है, उसका प्राइस कम हो चुके हैं। कम मतलब पहले जिस तरीके से 1000 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया था, आज हर जगह के अलग अलग प्राइसेस है। तो मैं जिस जगह पे रहता हूँ उस जगह पे अराउंड 800 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला है। तो मतलब 200 रुपीज़ यहाँ पे कम करना पड़ा। तो ये जो कम किया है, इस कम करने के कारण कंपनी के ऊपर तो दिक्कत होगा ही। ठीक है, देखिए, एक सिलेंडर में मान के चलिए 1000 में बेच रहा था और मान के चलिए 100 कस्टमर था, तो जितना प्रॉफिट होता, क्या 800 में बेचने के लिए वही 100 कस्टमर में क्या सेम सेम उसका सेल होगा? बिल्कुल नहीं ना। और सेम क्या प्रॉफिट होगा? बिल्कुल नहीं ना। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट आया। और दूसरी बात, इस कंपनी के ऊपर अगर मैं साल भर की डेटा देखूँ, साल भर में भी हालत थोड़ा सा वीकनेस है, क्योंकि जो कंटिन्यूसली कंपनी का ग्रोइंग मूड देखने को मिला था वो थोड़ा सा यहाँ पे वीक देखने को मिले। 1700 से सीधा सीधा 1500 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिले है। और सेल्स का ग्रोथ इतना दिन तो ठीक ठाक था और प्रॉफिट ग्रोथ में लास्ट टीटीएम से लेकर लास्ट यहाँ पे टीटीएम तक, मतलब सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ में वीकनेस देखने को मिला है। शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी देखने को मिले। देखिए, मैं एमजीएल आईजीएल इस तरीके से कंपनी के ऊपर कभी भी एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचता नहीं हूँ। मैं हमेशा एज ए स्विंग बेसिस में ट्रेड करता हूँ, मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड के बेसिस में ट्रेड करता हूँ। तो इसमें मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखा, इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो कहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी दिखा जो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले देखिए कंपनी का आरओई मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी में कोई भी दिक्कत वाला बात यहाँ पे देखने को नहीं मिला। एक शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिले। और सबसे मजेदार पॉइंट ये है कि कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता हुआ। सस्ता तो हुआ, फिर भी एक चीज मुझे बहुत बेस्ट लगा, वो है कंपनी के साल भर के डेटा और साल भर में कंपनी का वैल्यूएशन। अगर मैं पी रेशियो लास्ट 5 ईयर्स तक देखूँ तो कंपनी का 2000 मतलब 21 में कंपनी का पी रेशियो चला गया था 44 के आसपास, और आज है कितना 17 के आसपास, 17.5 के आसपास। और कोविड के टाइम में इस कंपनी का पी रेशियो था अराउंड 26 के आसपास। मतलब कोविड से भी नीचे इसका वैल्यूएशन आ चुके हैं। अगर मैं यही डेटा को अगर 10 साल तक देखूं तो और भी पासा पलट हो जाएगा। देखिए, 10 साल की एवरेज पी रेशियो है 24 और करेंटली चल रहा है 17.6। तो इसका मतलब है कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो लाइफ टाइम के नीचे के आसपास चल रहा है।
तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन सस्ता है और उस टाइम कंपनी के रीबाउंड्स करने का अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ पे हमेशा मैं एक पॉजिटिव व्यू देखता हूँ। बाकी इस कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट वाइज देखें तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले गए और उस हिसाब से कंपनी का बोरिंग्स थोड़ा सा कम हुआ और उस हिसाब से कंपनी का फिक्स्ड एसेट जो है वो भी बढ़ता हो चला गया। तो कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है और उस जगह पे कंपनी का रिजर्व एंड कंपनी का फिक्स्ड एसेट दोनों ही बहुत अच्छा देखने को मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कंपनी का एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से देखो, प्रोमोटर से लेकर एफआईएस डीएस पब्लिक किसी ने भी माल बेचने के लिए कोई भी मतलब ऑप्शन यहाँ पे नहीं रखा। ऐसे नहीं कि कंपनी के ऊपर माल बेचकर भाग जा रहा है, ऐसे आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन तो खुद की होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है और इस हिसाब से मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। तो कितना पॉजिटिव हूँ वो चार्ट में आपको बताऊंगा। देखिए एक आईजीएल का चार्ट है और आईजीएल के चार्ट के बेसिस में अगर देखा जाए तो कंपनी के चार्ट देखिए लगातार एक रीबाउंड्स करने के बाद कंपनी के ऊपर बिग फॉल हुआ। तो फॉल कोई छोटा मोटा फॉल नहीं है। अगर ओवरऑल टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो अराउंड 40 to 45% के आसपास क्रैश हो गया था। उसके बाद कंपनी रिकवरी भी किया। कितना रिकवरी किया अगर वो देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिलेगा। तो अराउंड रिकवरी जो हुआ था करीबन 47%। तो सोचिए 46% क्रैश हुआ था और नीचे लेवल से फिर से 47% का रिबाउंड देखने को मिले। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था कुछ इस लेवल में क्यों? क्योंकि मैं हमेशा इंतजार करता हूँ कि अच्छे कंपनी के 52 वीक लो के आसपास जब टच करे तब मैं कुछ सिचुएशन लूँ, तब मैं कुछ डिसीजन लूँ। तो यहाँ से लेकर जब रिबाउंड करके 52 हाई को टच करेगा तो तब मैं इस पोजीशन को ऑब्वियसली मतलब एग्जिट करने का सोचूंगा। जैसे देखिए इस एग्जांपल के हिसाब से मैं पहले टेस्टिंग करके देखूँ तो यहाँ पे भी देखिए सेम टू सेम सिचुएशन बना था। टच किया उसके बाद रिबाउंस किया, तो यहाँ पे डायरेक्टली रिबाउंस किया था तब मार्केट अपट्रेंड था। तो फिर भी यहाँ पे कितना ग्रोथ मिला था यहाँ पे देख सकते हैं 240 दिन में 33% के आसपास ग्रोथ मिला। 240 दिन का मतलब अराउंड आप बोल सकते हैं 8 मंथ के आसपास। उसी तरीके से अगर मैं और भी बैक टेस्टिंग करके देखूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हुआ। फर्स्ट मतलब सिचुएशन कुछ इस जगह पे बने और इसका जब मतलब क्लोजिंग प्राइस आया तो कुछ ग्रोथ मिला ही नहीं। तो फर्स्ट एंट्री में कुछ मिला नहीं। अगर मैं इस एंट्री पॉइंट से मैं अगर नीचे आऊँ, नीचे आकर मतलब इस तरीके से सरकारी कंपनी के ऊपर अराउंड में 30% के आसपास इसको मैं फिर से एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ तो 30% यहाँ पे आया। तो फाइनली 30% आने के बाद यहाँ पे एक फिर से अपॉर्चुनिटी दिखा और वहाँ से अगर मैं फिर से पीक लेवल तक देखूँ तो यहाँ पे एक साल और 2 मंथ्स के अंदर अंदर एक मंथ्स के अंदर अंदर कंपनी 40% का गेन दिया। कोई बात नहीं, यहाँ पे तो जबरदस्त फायदा हुआ। तो दूसरी कोविड के टाइम में तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस हुआ। कोविड के टाइम में इमीडिएटली कंपनी ने यहाँ पे रिबाउंड्स किया, 290 दिनों में 87% का जंप दिखाया। उससे पहले भी देखिए कोविड से पहले 2018 में कंपनी यहाँ से रिबाउंड्स करके कुछ इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट किया। जस्ट 200 डेज में 36% का गेन मिला। तो इस तरीके से आप बैक टेस्टिंग करके देखेंगे तो इसमें होगा क्या, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड आएगा। हाँ, हर कंपनीज के ऊपर काम नहीं करना है। कंपनीज के ऊपर काम करने से पहले आपको कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल चेक करना है। अगर वहाँ पे स्ट्रांग है तो ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 265 डेज में 38% के गेन। तो इसका मतलब आपको बार बार अपॉर्चुनिटी कंपनी देने वाले हैं, आपको सिर्फ उस अपॉर्चुनिटी को समझकर जानकर काम करना होगा। 364 डेज में 40%, एक साल में अगर 30 to 40% मिले तो इससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकता मेरे लिए। तो बाकी हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। बहुत सारे लोग कहेंगे इतने दिन तक होल्ड करके रखना, इंतजार करना क्या बेवकूफ़ी नहीं है? देखिए बेवकूफ़ कौन है वो बोलने का ज़रूरत नहीं है। मैं अगर बेवकूफ़ हूँ इस तरीके से काम करके मुझे अगर इस तरीके से फ़ायदा मिल रहा है तो मैं बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हूँ। तो कोई बात नहीं, इस तरीके से सिचुएशन बार बार नहीं आते, तो कुछ ही बार मिलते हैं तो उसको अपॉर्चुनिटी में कभी भी मिस नहीं करता हूँ। तो मैंने आपको पूरा डिटेल्स समझा, पूरा डिटेल्स जानकारी दिया। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। मेरा मकसद ये था कि आपको समझा पाऊँ कि किस तरीके से मार्केट में लोग काम करके अर्निंग कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ स्टडी करना है, आपको डीपली नॉलेज मतलब बैक टेस्टिंग के हिसाब से लेना है। पीछे जाकर देखिए चार्ट को और पहले सीखिए उसके बाद काम करिए, क्योंकि सीखने का फल ज़रूर मिलता है,
टिप्स लेकर फल कभी भी नहीं मिलता। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और कौन-सा कंपनी का और वीडियो देखना चाहते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।